Friends, in this video we will discuss about Leigh Hunt, his biography and important works. So let's get started. Leigh Hunt, his full name is James Henry Leigh Hunt. He was born on 19th of October 1784, Southgate, Middlesex, England. Okay, and died on 28th of August 1859, Putney, London. He was an English essayist, critic, journalist, and poet who was an editor of influential journals in an age when the periodical was at the height of its power. सो बेसिकली वो एक इंग्लिश एसेइस्ट थे, ऐसे लिखते थे, क्रिटिक थे, आलोचक भी थे, जर्नलिस्ट भी थे खास करके, ओके, और कुछ जर्नल्स के वो एडिटर भी रहे और पोएट के रूप में उन्होंने पोएम्स भी लिखी, ओके, और वो कुछ इन्फ्लुएंशियल जर्नल्स की एडिटिंग करते थे, ओके, और क्योंकि उनकी एज में कुछ पीरियोडिकल होते हैं, कुछ इस तरह के जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जो वीकली मंथली छपते हैं, ठीक है, पब्लिश होते हैं, उनमें उनका बहुत प्रभाव था। यानी कि उस एज में जब ये हुए थे तब पीरियोडिकल का बहुत प्रभाव था। लोग अपनी बातों को पीरियोडिकल के ज़रिए, अपने आर्टिकल्स को, पोएम्स को, कोई भी राइटिंग हो, उसके थ्रू पब्लिश करवाते थे, ओके। एंड ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड एंड सपोर्टर ऑफ द पोएट्स पर्सी बाय शेले एंड जॉन कीट्स, ठीक है। तो वो एक फ्रेंड भी थे और सपोर्टर भी थे पीबी शैले के और जॉन कीट्स के। यानी कि इनकी पीबी शैले और जॉन कीट्स से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और ये एक दूसरे की हेल्प करते थे। हंट्स पोएम्स ऑफ विच अबू बेन अदम एंड हिज जेनी किस्ड मी, तो ये दोनों इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो लगी हुई हैं बुक्स में स्टूडेंट्स को। बोथ फर्स्ट पब्लिश इन 1838, तो दोनों बुक्स जो थी 1838 में पब्लिश हुई थी। तो ये बहुत पॉपुलर पोएम्स रही हैं इनकी। एंड आर प्रोबेबली आर बेस्ट नॉन रिफ्लेक्ट हिज नॉलेज ऑफ फ्रेंच एंड इटालियन वर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये बड़ी बेस्ट नॉन पोएम्स हैं इनकी और इन पोएम्स से उनकी फ्रेंच और इटालियन वर्सिफिकेशन के बारे में पता चलता है कि उनको फ्रेंच और इटालियन की बहुत अच्छी नॉलेज थी और इस तरह से ही उन्होंने इस पोएम को इस स्टाइल से लिखा हुआ है। हिज डिफेंस ऑफ कीट्स वर्क इन द एग्जामिनर June 1817 as a poetry for its own sake was an important anticipation of the views of the aesthetic movement. So जॉन कीट्स के बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। उनकी ये कंसेप्ट थी ना, पोइट्री फॉर इट्स ऑन सेक, कि पोइट्री जो है पोइट्री के रूप में ही उसको मान्यता मिले, उसको पोइट्री के रूप में ही उसको पसंद करो, उसकी ब्यूटी को, ओके। तो ये एक एस्थेटिक मूवमेंट था। तो उन्होंने भी इसी एस्थेटिक मूवमेंट को लेकर पोइट्री फॉर इट्स ऑन सेक के बारे में अपनी जो पीरियोडिकल थी एग्जामिनर में, उन्होंने कीट्स की इसी बात की, पोइट्री फॉर इट्स ऑन सेक की सपोर्ट की थी, उनकी इस कंसेप्ट की, ठीक है। लेई हंट्स अर्ली ईयर्स, इनके शुरुआती सालों के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी बायोग्राफी। जेम्स ली हंट वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड ऑन अक्टूबर 19, 1784. His father was a Barbados descent and his mother was from फिलाडेल्फिया। फादर जो थे इनके बारबरस के वंशज थे और मदर जो थी फिलाडेल्फिया से थी, ठीक है। दोनों अलग अलग वंशज के थे। And although his father studied law, he had a difficult time finding an employment. इनके फादर ने जो था लॉ की स्टडी की हुई थी, लेकिन उनको बहुत मुश्किल से ही एम्प्लॉयमेंट मिली। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा उनके लिए अपने लिए जॉब ढूंढने में, कोई भी रोज़गार की तलाश करने में। His mounting debts landed him in a debtor's prison when Hunt was only a small child. तो क्या हुआ फिर, अगर उनको रोज़गार नहीं मिलता था तो उसके फादर ने क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी कर्जा ले लिया था। माउंटिंग डेट्स का मीनिंग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था उनके सिर पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको डेटर प्रिजन, यानी कि
जो जिन्होंने कर्जा दिया, जो कर्जदार लोग होते हैं उनको जेल में डाल दिया गया, कर्जदारों के जेल में डाल दिया गया उनको, जब हंट सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे उस टाइम पर। हंट्स मदर वॉज वेरी एंशियस अबाउट over his father's imprisonment, and it is believed that Hunt too grew up with anxiety battles as a result. तो हंट की मदर जो थी बहुत ज़्यादा एंशियस थी, चिंतित थी इसी बात को लेकर कि हंट के फादर जो है जेल में हैं, और हंट जो है इसी ही एंजाइटी बैटल में, यानी कि इसी चिंता की लड़ाई में बड़े हुए। दिस मे हैव लेड टू हिज प्रॉब्लम विद स्टैमरिंग। तो शायद हो सकता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है हंट की, हंट ना तुतलाते थे, ठीक है, उनको तुतलाने की प्रॉब्लम थी, यानी बोलते वक्त तुतलाना, तो शायद इसी वजह से ही उनको ये तुतलाने की, स्टैमरिंग की एक प्रॉब्लम जो थी हो गई थी। थ्रू चैरिटी ही अटेंडेड क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल वेयर ही लर्नड अबाउट क्लासिक्स लिटरेचर एंड हाउ टू स्टैंड अप फॉर अदर्स। तो इनको चैरिटी से एक क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में एडमिशन मिल गई थी, जहाँ उन्होंने क्लासिक लिटरेचर सीखा और सीखा कैसे दूसरों के सामने खड़े होते हैं, कैसे उनके सामने बात करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बैठना खड़े होना सब सीखा उन्होंने। ही बिलीव दैट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू यूनिवर्सिटी ड्यू टू स्टैमरिंग। उनको ये विश्वास था कि उनके स्टैमरिंग की वजह से उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी, कोई यूनिवर्सिटी उनको नहीं लेगी। हंट वॉज वेल लाइक्ड बिकॉज ही वॉज काइंड टू अदर्स एंड cheerful। हंट को बहुत पसंद किया जाता था क्योंकि वो बड़े चीयरफुल इंसान थे और बड़े काइंड थे। अब इनके लेटर ईयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बाद वाले इनके ईयर्स कैसे रहे। हंट इज नॉन एज ए रोमांटिक पोएट। इन 1801 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड जुवेनिला। ठीक है, जुवेनिला इनकी जो थी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी, ओके, जो पब्लिश हुई थी 1801 में। Hunt married Marion Kent in 1809. In the next 20 years, they had 10 children. Okay. Hunt not only wrote poems but essays as well. In fact, he became a successful journalist, often critiquing plays. Okay. तो हंट जो थे ना, ज़्यादातर उन्होंने ऐसे ही लिखे हुए हैं अपनी लाइफ में, और बाद में वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बने थे, जिसमें मैंने पहले बताया आपको, और कुछ प्लेस के उन्होंने क्रिटिसिज्म भी की हुई है। हंट्स ओल्डर ब्रदर जॉन ऑन द पीरियोडिकल कॉल्ड द एग्जामिनर एंड आस्क्ड हंट टू बी इट्स प्राइमरी एडिटर। हंट के एक ब्रदर थे, ओके, उनसे बड़े थे, उनका नाम था जॉन, ठीक है, जॉन हंट, और उन्होंने एक पीरियोडिकल मतलब वो एक पीरियोडिकल के मालिक थे, उस पीरियोडिकल का नाम है द एग्जामिनर, ठीक है। तो वो चाहते थे कि हंट जो है उसकी एडिटर करें, उसके एडिटर बने, एडिटिंग करें। तो हंट ने क्या किया था, अपने ब्रदर जॉन के साथ ही द एग्जामिनर पीरियोडिकल में काम किया था, उसकी एडिटिंग की थी। हंट कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट हिज ऑन आर्टिकल्स एज वेल एज एडिट। Hunt continued to contribute his articles as well as edit, and the brothers were all well worked together, not afraid to write straightforward, unbiased news for a primary middle class public. तो भाई भाई जो थे इकट्ठे काम करते थे, ओके, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने से नहीं डरते थे, अनबायस्ड न्यूज़ जो थे किसी भी मतलब किसी भी तरफ से वो अनबायस ही रहते थे, और मिडिल क्लास पब्लिक के लिए खासकर अपने जो भी न्यूज़ होती थी उनके लिए आर्टिकल जो थे वो पब्लिश करते थे। द एग्जामिनर अ पीरियोडिकल वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि द एग्जामिनर एक पीरियोडिकल वीकली न्यूज़पेपर था जिसमें इन्होंने एडिटिंग का काम किया। Hunt published a number of social, political, and economic evils like abolition of slavery, freedom of press, and end to imprisonment for debt. ठीक है, हंट ने बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ईवल्स, ठीक है, जैसे कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है, कि गुलामी का खात्मा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, एंड द इम्प्रिजनमेंट फॉर डेट, की कर्जे के लिए जेल में डाल देना, इसके लिए मतलब इन सभी बुराइयों के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, अपने इनके बारे में अपने विचार जो थे ना पब्लिश करवाए थे अपने द एग्जामिनर में, पीरियोडिकल में, एंड दे कंटिन्यू टू स्प्रेड आउट अगेंस्ट वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स, एंड इन देयर कैटलॉग ऑफ सोशल इवल्स द हंट्स did not hesitate to include even Prince Regent of England. ठीक है,
तो मैंने जैसे बताया आपको, वो बिल्कुल अनबायस खबरें छापते थे और अनबायस ये अपने जो थे व्यूज़ पब्लिश करवाते थे। तो कैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर इनके खिलाफ हो गए थे, ठीक है। उन्होंने अपने सोशल ईवल्स के बारे में जो कैटलॉग जो थे लिखे थे इनके लिए। और हंट ने क्या किया था, जो प्रिंस थे उस टाइम पर, जो राजा थे, प्रिंस रीजेंट, ठीक है, इंग्लैंड के, उनके खिलाफ भी उन्होंने लिखने से डर नहीं लगा उनको, ठीक है। उन्होंने प्रिंस को वायलेटर ऑफ हिज वर्ड कहा, क्योंकि प्रिंस जो थे अपने वादों से मुकरते थे। तो उन्होंने साफ ही ये कह दिया, प्रिजन वॉज नॉट very hard on Leigh Hunt. Both John and Leigh were eventually convicted and sent to prison for few years. England did not have the tolerance for freedom of speech at that time. तो हंट और उनके ब्रदर जॉन को जेल भेज दिया गया इसी वजह से, क्योंकि वो किंग के खिलाफ बोले थे और अपने विचार पब्लिश किए थे। लेकिन जेल में भी उनको इस तरह कोई भी बुरी चीज़ नहीं फील हुई। उन्होंने जेल में रहकर भी अपने जेल को अच्छे से क्या किया था, उन्होंने अपने रहने का अच्छा इंतज़ाम कर लिया था, सजा दिया था अपने रूम को जिसमें वो रहते थे जेल में। एंड क्योंकि उस टाइम ना इंग्लैंड में क्या था, फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल भी स्पीच की उस टाइम पर, ठीक है। तो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाता था कि कोई किंग के खिलाफ या पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कुछ भी बोले, ऐसी कोई भी फ्रीडम नहीं थी आम पब्लिक को। He had a decent room in which he decorated with flowers, wallpaper, in which he received such notable visitors as Byron, Shelley and Hazlitt. तो जेल के रूम में उनको बायरन, शैले और हैजलिट जो थे, जो काफ़ी फेमस राइटर्स हैं, ये इनको मिलने के लिए आते थे। अपने रूम को इन्होंने बहुत अच्छे से सजा लिया था फ्लावर्स से। आफ्टर हिज रिलीज हंट पब्लिश अ मेजर पोएम द स्टोरी ऑफ रिमिनी एंड बिकेम ए लिटरेरी मेंटर टू यंग किड्स। ओके, तो रिलीज़ के बाद जब जेल से निकले तो उन्होंने अपनी एक पोएम पब्लिश करवाई थी, द स्टोरी ऑफ रिमी, ठीक है। क्लासिक टेल्स, सीरियस एंड लिवली, अ लिटरेरी एंथोलॉजी वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज इन प्रिजन। जब वो प्रिजन में ही थे तो उनकी एक ये जो थी उनकी एक क्लासिक टेल्स, सीरियस एंड लिवली, ओके, एक छोटी सी ये एक लिटरेरी एंथोलॉजी थी, यानी कि एक साहित्यिक पद्यावली जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पद्य लिखे होते हैं जो, ये वो एक छोटा सा आप कह सकते हैं एक तरह का आर्टिकल था उनका। एंड ही बिकेम फ्रेंड्स विद चार्ल्स लैम हु हेल्प्ड हिम विद अनदर पीरियोडिकल द रिफ्लेक्टर। के बाद चार्ल्स लैम इनके फ्रेंड बन गए और इनकी सहायता से इन्होंने जो पीरियोडिकल था द रिफ्लेक्टर, उसमें उन्होंने काम किया। ये द रिफ्लेक्टर भी एक पीरियोडिकल है, ठीक है। पीरियोडिकल्स वेयर ली हंट वर्कड एज एडिटर। ओके, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एज एडिटर उन्होंने कौन कौन से पीरियोडिकल्स में काम किया। सबसे पहले द एग्जामिनर है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अ वीकली न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय हिज ब्रदर जॉन हंट ने ये फाउंड किया था, एंड हिज ब्रदर रॉबर्ट हंट आल्सो वर्क देयर। इनके एक और भाई थे रॉबर्ट हंट, उन्होंने भी इसी एग्जामिनर में वर्क किया था, ठीक है। और ये तीनों ही प्रिजन में गए थे जब जाना पड़ा था इनको। एंड इन 1808 लेफ्ट हंट our office where he had been working as a clerk to become editor in the Examiner from 1814 to 1870. Okay, Leigh Hunt and Hazlitt wrote a series of essays in the Examiner that they titled The Round Table. Leigh Hunt और Hazlitt ने एक series of essays लिखी थी, वो क्या थी, ठीक, किसमें लिखी थी, ओके, द एग्जामिनर में लिखी थी, और उसका टाइटल क्या था, द राउंड टेबल। ये आपने याद रखना है। These essays were published in 2 volumes in 1817 in the Round Table. 12 of the 52 essays were written by Hunt, the rest by Hazlitt. Okay? तो ये essays जो थे ना 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे 1817 में, राउंड टेबल में, जो इसका टाइटल था राउंड टेबल। तो इसमें क्या थे, जो 12 essays थे 12, वो हंट ने लिखे थे, ओके, और बाकी जो थे ना वो हैजलिट ने लिखे थे एसेज। ओके, हंट ने वार ऑफिस छोड़ दिया था, वार ऑफिस में भी इन्होंने जॉब की थी, ओके, जहाँ वो एज ए क्लर्क काम करते थे, ठीक है, एग्जामिनर पीरियोडिकल में काम करने से पहले। अब बात कर ले रिफ्लेक्टर की, ये भी एक पीरियोडिकल था जहाँ इन्होंने एज एडिटर काम किया। फ्रॉम 1810 to 1811 ले हंट एडिटेड quarterly magazine The Reflector for his brother John. He wrote The Feast of the Poets. Okay,
तो उन्होंने ये एक ऐसे लिखा था, द फीस्ट ऑफ द पोएट्स फॉर पब्लिकेशन। इज वर्क वॉज सटायर दैट ऑफेंडेड मैनी कंटेम्प्रेरी पोएट्स पर्टिकुलरली विलियम जी फोर्ड। ठीक है, तो ये एक वर्क जो था द फीस्ट ऑफ द पोएट्स, एक सटायर था जिसने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी पोएट्स को ऑफेंड किया था उस टाइम पर। ठीक है, जिसमें खासकर विलियम जी फोर्ड का नाम था। इसके बाद इन्होंने इंडिकेटर में भी एज एडिटर काम किया। फ्रॉम 1819 टू 1821 हंट एडिटेड द इंडिकेटर, अ वीकली लिटरेरी पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय जोसेफ एप्पलयार्ड। ठीक है, तो ये जो था इसकी पब्लिकेशन जोसेफ एप्पलयार्ड करते थे। इसमें ये इन्होंने एक मतलब कि अपने एडिटिंग का जो काम करते थे ये। ठीक है, एंड हंट probably wrote much of the content which included reviews, essays, stories and poems। इसमें ठीक है उन्होंने अपने रिव्यूज जो भी थे, एसेस थे, स्टोरी से, पोएम से, ये सभी चीज़ों को उन्होंने पब्लिश करवाया था और उसको वो एडिट भी करते थे। इसके बाद है द कंपेनियन। द कंपेनियन भी एक पीरियोडिकल इन्होंने काम किया था। एंड फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 1828 हंट एडिटेड द कंपेनियन, अ वीकली लिटरेरी पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय हंट एंड क्लार्क। ठीक है, तो इसको हंट और क्लार्क दोनों ने पब्लिश किया था। द जर्नल डेल्ट विद बुक्स, थियोरेटिकल प्रोडक्शंस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। ओके, तो इसमें उन्होंने बुक्स, थियोरेटिकल प्रोडक्शन और मिसलेनियस यानी कि अलग अलग जो थे कोई भी राइटिंग्स उनको वो पब्लिश करते थे। अब बात कर लेते हैं इनकी पोइट्री की। स्टोरी ऑफ रिमिनी, ठीक है जी, 1860 में पब्लिश हुई थी। हंट पब्लिश द पोएम स्टोरी ऑफ रिमिनी। दिस वर्क वाज बेस्ड ऑन ट्रेजिक एपिसोड ऑफ फ्रांसिस्का डा रिमिनी एंड पाओलो। ठीक है, एज टोल्ड इन डांटेस इन्फर्नो। डांटे भी एक राइटर हुए हैं, ठीक है, इटालियन राइटर थे डांटेस। उनका एक बुक थी इन्फर्नो जो 1818 में आई थी। तो उसमें ना उन्होंने क्या किया था, उसी में से इन्होंने ये जो वर्क था द स्टोरी ऑफ रिमिनी, इसमें एक ट्रेजिक एपिसोड है। इसमें फ्रांसिस्का डा रिमिनी होता है और पाओलो होती है, इनकी लव स्टोरी है। तो इसको उन्होंने पब्लिश करवाया था 1816 में। ओके, द स्टोरी ऑफ रिमिनी। हंट पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड फॉलिएज। इन्होंने एक पोएम की कलेक्शन जो थी वो लिखी थी, उसका टाइटल था फॉलिएज। इसके बाद बैचुअस एंड एडिडन, जिसको हम हीरो एंड लेंडर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ पोएम बाय ली हंट written and published in 1819, the result of 3 years of work. The poem tells the Greek myth of Hero and Leander, two lovers, and the story of their forlorn fate. Okay. Next है The Descent of Liberty, was a masque written by Leigh Hunt in 1814. ये द डिसेंट ऑफ लिबर्टी है, ये एक मास्क है। मास्क क्या होता है, एक तरह का प्ले होता है, ठीक है, जिसे हम स्टेज पर कर सकते हैं। देयर इज म्यूजिक, डांस, ओके, एंड कैरेक्टर्स आर आल्सो देयर। तो ये इस तरह के हम छोटे से प्ले को एक मास्क कहते हैं, जो ले हंट ने पब्लिश करवाया था 1814 में। हेल्ड इन हॉर्स मॉन्गर लेन प्रिजन, हंट रोड द मास्क टू ऑक्यूपाई हिमसेल्फ। ठीक है, जब वो पकड़े गए थे हॉर्स मॉन्गर लेन प्रिजन में, जब वो रहे थे, तब उन्होंने ये लिखा था ये मास्क, ठीक है, अपने आप को बिजी करने के लिए। इट वाज पब्लिश्ड इन 1815। ओके, अच्छा, ये पब्लिश इस 1815 में हुआ था, लेकिन लिखा गया था 1814 में। ये आपने डेट याद रख लेनी है। द मास्क डिस्क्राइब्स अ कंट्री दैट इज कर्स्ड बाय एन एन्चेंटर एंड बिगिंस विद शेफर्ड्स हियरिंग अ साउंड दैट हेराल्ड्स चेंज। तो ये मास्क जो है डिस्क्राइब करता है कंट्री के बारे में जो कर्स्ड है, श्रापित है, एक एन्चेंटर के द्वारा। एक एन्चेंटर आप कह सकते हैं कि एक जादूगर या फिर कोई एक भला इंसान, उसके द्वारा ये श्रापित कंट्री थी। और बिगिंस विद शेफर्ड, जिसको शेफर्ड जो हैं गडरिए, वो स्टार्ट करते हैं इस मास्क को। हेयरिंग द साउंड दैट हेराल्ड चेंज, ठीक है, एक साउंड सुनकर शेफर्ड्स को शुरू करते हैं, जो हेराल्ड्स को यानी कि सिचुएशन को चेंज कर देता है। द फीस्ट ऑफ द पोएट्स जो 1811 में पब्लिश हुई थी, ये एक पोएम है, ठीक है, जो लेई हंट ने लिखी। ओरिजिनली पब्लिश इन 1811 इन द रिफ्लेक्टर।
तो ये रिफ्लेक्टर में पब्लिश हुई थी। इट वॉज पब्लिश एंड एक्सपेंडेड फॉर्म इन 1814 एंड रिवाइज एंड एक्सपेंडेड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में बाद में इन्होंने इसको ही एक्सपेंड किया था 1814 में, और थ्रू आउट हिज लाइफ वो एक्सपेंड करते रहे थे, इसको रिवाइज करते रहे थे, किसको, द फीस्ट ऑफ द पोइट्स को। द वर्क डिस्क्राइब्स हंट्स कंटेम्प्रेरी पोइट्स एंड आइदर प्रेजेस और मॉक्स देम। ठीक है, ये उन्होंने जो उनके कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे उस टाइम जो उनके साथ हुए थे, उनको उन्होंने प्रेज भी किया है और मॉक भी किया है। ठीक है, यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया है। The work also provided commentary on William Wordsworth and romantic poetry, and critics praised or attacked the work on the basis of their sympathies toward Hunt's political views। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी रोमांटिक पोइट्री को पर उन्होंने कमेंट्री की है, और क्रिटिक्स ने भी इनकी इस बुक को प्रेज भी किया है, इनके विचारों को, और अटैक भी किया है इनके वर्क को, सिंपथी भी दिखाई है उनको। हंट के जो पॉलिटिकल व्यूज थे उनके बारे में भी उन्होंने विचार किया है इस बुक पर। इसके बाद है जुवेनिलिया और द कलेक्शन ऑफ पोएम, जो 1801 में पब्लिश हुई थी। इट वाज रिटन बिटवीन एजेस ऑफ 12 एंड 16 बाय हंट, लेट ऑफ द ग्रामर स्कूल ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल, कॉमनली नोन एज जुवेनिलिया, एंड इट वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय जेम्स हेनरी ली हंट as at a young age and published in March 1801। तो जब ये बिल्कुल 12 साल के ही थे, ठीक है, और 12 एंड 16, ओके, तो जब 12 से सिर्फ 16 साल के बीच के थे हंट, तब उन्होंने ये बुक लिखी थी छोटी सी। ठीक है, और जब वो पढ़ते थे ग्रामर स्कूल एट क्राइस्ट हॉस्पिटल में, तब उन्होंने ये बुक लिखी थी जुवेनिलिया। ठीक है, जुवेनिलिया, तो ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। ओके, तो मार्च 1801 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, पर ये एक्सेप्ट नहीं की थी तब उस समय, क्योंकि वो नए थे इस फील्ड में, और प्रोफेशनल पब्लिशर ने इसको तब छापने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में ये पब्लिश हो गई थी। इसके बाद है द नाइम्स, जो 1818 में पब्लिश हुई। इट वाज पब्लिश्ड इन फॉलीज इनकी एक पोइट्री कलेक्शन है, इसमें ये पब्लिश हुई थी। एंड इन 1818 ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये 1818 में पब्लिश हुई थी, द नाइम्स। ठीक है, ये पोएम की कलेक्शन है। द वर्क डिस्क्राइब द स्पिरिट्स ऑफ रूरल लैंडस्केप एंड दैट आर कनेक्टेड टू ग्रीक माइथोलॉजी। इसमें रूरल लैंडस्केप के बारे में बताया गया है, द स्पिरिट्स ऑफ रूरल लैंडस्केप। ओके, जो रूरल लैंडस्केप है वहाँ की जो आत्माएं हैं उनके बारे में बताया हुआ है, और क्योंकि ये जो आत्माएं हैं ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई हैं, जो उसके साथ ही कनेक्टेड हैं। द इमेजेस सर्व टू डिस्कस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश लाइफ से भी इसमें कुछ सीन्स हैं, अलॉन्ग विद प्रमोटिंग द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस और द ब्रिटिश पीपल, कि ब्रिटिश पीपल को फ्रीडम का चांस दिया जाए, उनको फ्रीडम की कॉन्शियस हो। ठीक है, उनको बढ़ावा मिले कि वो अपनी आज़ादी के बारे में सोच सकें ब्रिटिश पीपल, तो इसके बारे में इसमें जिक्र है। हिज करियर इन जर्नलिज्म, अब वो जर्नलिज्म में उनका करियर कैसा रहा था ली हंट का। द कैलेंडर ऑफ नेचर इज सीरीज ऑफ आर्टिकल्स बाय ली हंट about aspects of various months and seasons, published throughout 1819 in the Examiner. It is also included in his literary pocket book and published on its own as the months। ठीक है, तो जर्नलिज्म में इनका करियर जो था, द कैलेंडर ऑफ नेचर, ठीक है, इसमें उन्होंने अपने जो थे अपने एसेस को पब्लिश करवाया, आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया था। ठीक है, और इनकी एक बाद में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, लिटरेरी पॉकेट बुक। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत सारे अपने एसेज जो भी उन्होंने लिखे हुए थे या आर्टिकल्स लिखे हुए थे उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसको हम द मंथ्स भी कह सकते हैं। द मंथ्स जो है उनकी एक अपनी ही बुक थी, द एडिनबरा रिव्यू। इट इज़ अ टाइटल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मैगजीन्स। ठीक है, तो ये द एडिनबरा रिव्यू है, ये इनकी एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मैगजीन है। ठीक है, ये उसका एक टाइटल है। लिटरेरी पॉकेट बुक जो है इनकी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स एडिटेड बाय ली हंट एंड कंटेनिंग मटेरियल बाय हंट, पर्सी पीबी शेले जो थे, पर्सी बाय शेले, जॉन कीट्स एंड बायरन वाल्टर प्रोटेक्टर। ठीक है, तो जो लिटरेरी पॉकेट बुक है ये इनकी वर्क्स की एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें इनके बहुत सारे वर्क्स जो है मिलते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारा मटेरियल है जिसमें उन्होंने पीबी शेले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और
वॉलर प्रोक्टर के बारे में लिखा हुआ है। इट वॉज अ पब्लिक सक्सेस ब्रिंगिंग न्यू रीडर्स to both Shelley and Keats and served as a model for other collection of poetry written during the Victorian era. Critics reviews were also excellent। ठीक है, तो इस बुक को बहुत सफलता मिली थी, बहुत पसंद किया गया था इस बुक को। ओके, इसमें क्रिटिकल एरा के बारे में सभी राइटिंग्स है, सभी रचनाएं हैं और क्रिटिक्स के रिव्यू भी इसके लिए बहुत अच्छे रहे थे। इनकी ये दो पोएम्स हैं, बड़ी पॉपुलर हैं। अबू बेन एदम जो 1834 में पब्लिश हुई थी और जेनी किस्ट मी 1838 में पब्लिश हुई थी। स्टार्टिंग में मैंने इनके बारे में आपको बताया हुआ है। ये एक लिटरेरी जेम है, बहुत पसंद की जाने वाली पोएम है। ऑन द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारे पर बेस्ड ये पोएम है। ठीक है, ये सबसे पहले द एमुलेट में पब्लिश हुई थी 1834 में बाय एस.सी. हॉल। एस.सी. हॉल ने इसको पब्लिश करवाया था। द पोएम इज हैंड्स रेंडरिंग ऑफ डिवाइन एनकाउंटर बिटवीन एन एंजल एंड सूफी मिस्टिक। तो ये एक डिवाइन एनकाउंटर है, एक दैवी मुठभेड़ है, एक दैवी मुलाकात होती है एक एंजल के बीच में और एक सूफी मिस्टिक जिसका नाम होता है अब्राहिम बिन अधम। ठीक है, ये परमात्मा को बहुत याद करने वाला है, परमात्मा को प्यार करने वाला इंसान होता है। और क्या होता है, ये एक नैरेटिव पोएम है वेयर हंट यूजेस द स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू कन्वे द प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन। इसमें स्टोरी टेलिंग टेक्निक हंट ने यूज़ की हुई है। इसमें अब्राहिम बिन अदम जो होता है उसको एक एंजल जो है वो सपने से उठता है और उसको एंजल सामने दिखाई देती है। एंजल उसको बताती है कि मैं परमात्मा की एक दूत हूँ। ठीक है, और मैं अपनी डायरी में उनका नाम लिख रही हूँ जो परमात्मा को सबसे प्यारे लोग हैं। ठीक है, तो वो देखता है कि उसका सब नाम सबसे ऊपर होता है डायरी में, वो खुश हो जाता है। द जैनिक किस्ट में भी एक पोएम है हंट की और इसका ओरिजिनल टाइटल ये था रोंजो। ठीक है, रोंजो होता है एक तरह की मुलाकात एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय जेन वेल्च वाइफ ऑफ हंट। तो ये पोएम जो थी ना, जेन हंट की जो वाइफ थी जेन वेल्च, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।